नमस्कार, आपका स्वागत है कमोडिटी 360 में और गोल्ड स्पॉट से शुरुआत करेंगे जहां पर एमसीएक्स पर सोने के भाव 56,000 तक हमने आज पहुंचते हुए देखे। तो वहीं मांग पर छाए संकट के कारण कच्चे तेल और नेचुरल गैस में लगातार दबाव देखने को मिला है। कैसी रहनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी, इस पर करेंगे बात। हमारे साथ जुड़े हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटीज प्रीतम पटनायक, कुंवर ग्रुप के रवि दियोरा, इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के डायरेक्टर सुरेंद्र मेहता। और ब्रेक के बाद हम यहाँ पर एनर्जी पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ेंगे एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा। लेकिन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर सोने को लेकर आना चाहेंगे, क्योंकि जोरदार तेजी हमने ऑलरेडी यहां पर इस साल में अब तक बनते हुए देखी है। अगर इसी साल के 2-3 दिनों को यहां पर देख लें तो सोने में अब तक 2% की हमने बढ़त आते हुए देखी है। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 400 रुपए की तेजी के साथ फिलहाल यहां पर सोने में कारोबार है और 56,010 रुपए का हाई आज यहां पर सोने में बनाया है, जो कि अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सुरेंद्र जी, 1861 का हाई आज यहां पर बनता हुआ नजर आया है। कॉमेक्स में ऑल टाइम हाई से काफी दूर है, लेकिन भारतीय बाजारों में ऐसा लगता है कि आज शाम अगर यूएस में कुछ और खरीदारी आती है तो हम अपने ऑल टाइम हाईज आज ही निकालते हुए देखेंगे। इस प्रकार से आज यूरोपियन मार्केट खोलने के बावजूद भी जो गोल्ड के अंदर कोई करेक्शन नहीं आया है, तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, क्योंकि कल हमने करेक्शन आते हुए भी देखा था, जो वापस आज अर्ली मॉर्निंग सारा करेक्शन को रिकवर कर लिया गया। देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो गोल्ड के प्राइसेस को एक नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हमें सभी को पता है कि इंटरेस्ट रेट ईजिंग हो रहा है, इन्फ्लेशन जो है उसके लिए जितनी उठापटक फेड कर रही है, तो वो ये दो तो मेजर फैक्टर है। हमने पिछले कुछ दिनों में ट्रेजररी बॉन्ड में, यूएस ट्रेजररी बॉन्ड में हैवी सेलिंग देखी है। सेंट्रल बैंक की बाइंग आते हुए हमने नजर आई है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन गोल्ड को बाय कर रहे हैं। हमने साथ में ये भी देखा है कि कहीं ना कहीं एक एसेट क्लास शिफ्टिंग होता हुआ हमें नजर आ रहा है, और ये जो एसेट क्लास शिफ्टिंग होता हुआ नजर आ रहा है, तो नेचुरली गोल्ड जो है वो एक सेफ हेवन एसेट होता है, तो सभी गोल्ड की तरफ ही मूव कर रहे हैं। ये सारे रीजन गोल्ड को अपनी एक नई ऊंचाई पर लेके जाएंगे। सन 2020 में आई थिंक अगस्त के महीने में हमने गोल्ड को टॉप पर जाते हुए देखा था। स्पॉट मार्केट में और एमसीएक्स में दोनों में हमने देखा था कि गोल्ड अपने सबसे टॉप पर था। मुझे लगता है कि बहुत जल्द, शायद इसी हफ्ते, हम इस ऊंचाई को तोड़ देंगे और 2023 में गोल्ड अपने ऊंचाई के एक नए आयाम कायम करेगी। आपने कहा इसी हफ्ते में, तो इसी हफ्ते में बेसिकली 2 दिन बचे हैं और बाजार को तो ये लगता है कि अगले 24 घंटों में शायद हम यहाँ पर ये होता हुआ देखें, क्योंकि 150-200 रुपए हम यहाँ पर दूर है। 400-450 रुपए की तेजी हम आज देख चुके हैं। उससे आधी तेजी भी अगर कल देखें, आज रात को देखें, तो वो प्राइसेस ऑलमोस्ट यहाँ पर हैं। प्रीतम, आप कैसे देखते हैं और कितनी जल्दी आपको लगता है नया हाई यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा? हमेशा मुझे तो ये अचंभा हो रहा है, क्योंकि जब दिसंबर में हम लोगों ने बात डिस्कशन शुरू किया था, एंड में हम लोगों ने टारगेट्स बोला था इतनी जल्दी आ जाएंगे, हमने कभी सोचा नहीं था। दैट सेड, मेरे को तो ये इसमें कोई सरप्राइजेस नहीं है, क्योंकि जैसे हिस्ट्री में हम लोग ने देखा है, हिस्टोरिकली जब भी रेट साइकिल्स नीचे की तरफ जाते हैं, थोड़ा रिसेशनरी ट्रेंड ग्लोबली मार्केट्स में बनता है, और ये दोनों चीज बहुत ही पॉजिटिव व्यू हो जाते हैं तो गोल्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा भी डिप आता है तो गोल्ड खरीद के चलिए, बिकॉज एज अ ट्रेडर मैं इमीडिएटली बोलूंगा नहीं राइडिंग टाइगर टॉप माउंट करें। थोड़ा डिप आता है अराउंड 55,750 के लेवल पे, आप उसमें बिल्कुल बाई करके चल सकते हैं। ट्रेडिंग के हिसाब से देखा जाए तो एक स्टॉप लॉस जरूर लगाई है 55,600, नहीं तो टारगेट मेरे हिसाब से 55,950 एंड देन द मैजिकल नंबर ऑफ 56,000 एंड 56,200 इज नॉट फार अवे। राइट। एक चीज जो यहाँ पर बाजार में दिक्कतें कर रही है, ऑफकोर्स जो लोग ट्रेड कर रहे हैं, जिन्होंने लेके रखा है, उनके लिए तो बहुत ही मुनाफे वाला ये समय है। जो लेना चाहते हैं उनको यहाँ पर बाजार देखने होंगे, क्योंकि इतने हाई लेवल्स पे थोड़ा सा इनर्शिया होता है कि लें या ना लें। सुरेंद्र जी, एक और चीज जो इंडियन मार्केट्स में हमने आते हुए देखी है वो ये कि दिवाली के बाद से सोना यहाँ पर फिर से डिस्काउंट में है। मतलब अगर मैं पिछले 3-6 महीने उठा के देखूं तो हाईएस्ट डिस्काउंट जो इंडियन मार्केट्स में हमने आता हुआ देखा है वो शायद $28 का था। मुझे प्लीज करेक्ट करें अगर वो नंबर और ज्यादा था। तो एज ऑफ नाउ किस तरह का मूड है? जिस तरह से लगातार हर दिन सोने में बढ़त आते हुए नजर आ रही है, क्या डिस्काउंट और क्या फिजिकल खरीदारी यहां पर बन रही है? देखिए, गोल्ड में एक जो भारतीय बाजारों में एक बहुत बड़ा इश्यू रहता है वो कैश मार्केट का इश्यू रहता है। कैश मार्केट में आज भी गोल्ड लगभग 1 किलो पे 2 से 2.5 लाख रुपए का डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है।
और ये सारा डिफरेंस इसलिए होता है कि इलीगल तरीके से जो गोल्ड हमारे बॉर्डर को क्रॉस करके लाया जाता है, उसकी वजह से इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न होती है। साथ ही साथ भारतीय बाजारों में जो ज्वेलरी की डिमांड है वो बिल्कुल सुस्त हो गई है। मैं ये जरूर कह सकता हूं कि जो टोटल ज्वेलरी डिमांड है रेगुलर डे की तरह नहीं है, वो सिर्फ मात्र 30% ही डिमांड बची है। और आने वाले समय में जब तक ये डिफरेंस खत्म नहीं होता या डिमांड में इजाफा नहीं होता, तब तक ये स्थिति ऐसी बनी रहेगी। और ये हाईएस्ट रिकॉर्ड है। मैंने मेरे समय में पिछले 10 सालों में ऐसा नहीं देखा है कि इस प्रकार का जो कैश और चेक का डिफरेंस है वो लगभग 40 दिनों से इस प्रकार का डिफरेंस बरकरार है। ये बहुत ही अनयूजुअल स्थिति है भारतीय बाजार। वेल एब्सोल्युटली, जिस तरह की प्राइस मूवमेंट हमने यहाँ पर आते हुए देखी है, क्लियरली बायर्स यहाँ से बाजार में जा चुके हैं। और जैसे सुरेंद्र जी ने कहा कि 30% ऑफ नॉर्मल खरीदारी सिर्फ हम आता हुआ फिलहाल यहाँ पर बाजार में देख रहे हैं। सिर्फ सोना नहीं, चांदी में भी काफी हद तक यही हाल है। अच्छी खासी बढ़त हमने यहाँ पर बनते हुए देखी है। रवि, आपसे व्यू लेना चाहेंगे, चांदी आप यहाँ पर कैसे देखते हैं? $24 के ऊपर स्थिर, और इस साल की अब तक बात करें जो सिर्फ 3 दिन है बाय द वे, लेकिन हमने 1.5% की तेजी चांदी में भी आते हुए देखी है। डेफिनेटली गोल्ड के हिसाब से थोड़ा फंडामेंटल वहां पे वोलेटाइल है। पर्टिकुलर बेस मेटल में जो हायर लेवल से प्रॉफिट टेकिंग आया है, तो इससे लग रहा है कि चांदी इतना पेस से नहीं चलेगा जितना गोल्ड चला है। हालांकि चांदी वैसे देखे तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम मुझे लग रहा है कि आउट परफॉर्म करेगा फिर से। जब चाइना के रिलेटेड कोई जो पैरामीटर से या चाइना के रिलेटेड कंसर्न जो है वो एक बार सही हो गए, तो मुझे लग रहा है कि अगर वहां से इंडस्ट्रियल डिमांड जो चांदी के लौटते है तो एक अच्छा उछाल एक्सपेक्टेड है। और साथ में ड्यूटी डिफरेंशियल पे इंडिया में एक बड़ा रोल प्ले कर रहा है। बट इसमें भी यही सिचुएशन है, धीरे धीरे जैसे प्राइस बढ़ेगा उसमें स्पॉट प्राइसेस है वो काफी नीचे रह जाएगा और स्पॉट में डिस्काउंट चालू हो जाएगा। और ये करीबन हम हर फरवरी से मार्च में इश्यू फेस करते हैं कि चांदी स्पॉट में थोड़ी डिस्काउंट में चली जाती है, तो इस हिसाब से स्पॉट का थोड़ा कम सपोर्ट होने की वजह से थोड़ी वॉलेटिलिटी रहेगी। हालांकि फिर भी मेरा मानना है कि गोल्ड एंड सिल्वर कमोडिटी ऑफ द ईयर रह सकते हैं। अभी भी मुझे लग रहा है कि दोनों कमोडिटी में स्विंग बनी हुई है एंड कुछ भी गिरावट आए गोल्ड सिल्वर में एक बाइंग का ही अपॉर्चुनिटी रहेगा। सिल्वर में एक 2470 का इंटरनेशनल मार्केट में रेजिस्टेंस है। जिस दिन ये रेजिस्टेंस के ऊपर सिल्वर क्लोज होता है एक अच्छी तेजी की उम्मीद करनी चाहिए। डोमेस्टिक मार्केट में रुपए की वीकनेस की वजह से रेजिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। 70,500 का एक रेजिस्टेंस था वो ब्रेक करके सिल्वर सस्टेन है, तो अभी 70,400-500 के बिटवीन आपको बाय करना है। 70,000 तक के स्टॉप लॉस लगा है। मुझे लग रहा है कि एक से दो ट्रेडिंग सेशन में 71,200 तक के लेवल्स दिखने चाहिए। अभी जो बेस मेटल की आज कमजोरी है उससे थोड़ा प्राइसेस अभी कैप हो रहा है, पर मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत रिलीफ रैली आएगा तो एक अच्छा रैली वहां पे 71,200 तक सिल्वर के प्राइसेस मिल सकते हैं। वेल एब्सोल्युटली, अच्छी खासी बढ़त के साथ यहाँ भी कारोबार 1.25% की तेजी के साथ आपकी स्क्रीन पे MCX में हो रहा है काम। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडियन मार्केट्स में इस बार इंपोर्ट हमने रिकॉर्ड हाइज में आते हुए देखे हैं 2022 के लिए। सुरेंद्र जी, 8,000 का आंकड़ा तक तो हमें पता था, उसके बाद साल कहां पर खत्म हुआ है, कोई टेंटेटिव नंबर जिसके साथ फिलहाल अब आप काम कर रहे हैं? जो आप चांदी की इंपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो चांदी का जो इंपोर्ट है जो हमारे डेटा दिखा रहे हैं वो लगभग 11,800 टन चांदी हम इंपोर्ट ऑलरेडी दिसंबर तक कर चुके हैं। जो रिकॉर्ड हाई है। पिछले पूरे साल में हमने सिर्फ 8,000 टन चांदी इंपोर्ट की थी, तो उससे तो बहुत ज्यादा नंबर ऑलरेडी हो चुके हैं। देखिए कॉन्स्टेंटली मैं कह रहा हूं और मैंने पिछले आपके लगातार 2-3 महीने से मैं सारे शो में मैंने कहा है कि सोने और चांदी में बुलिश ट्रेंड बरकरार रहेगा और एग्जिट रूट शॉर्ट सेलर को बहुत मुश्किल है, क्योंकि जो परिस्थितियां बन रही हैं वो दोनों इसको बहुत ही तेजी से आगे लेकर जाएगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत जल्दी कंजम्पशन डिमांड से इन्वेस्टमेंट डिमांड की तरफ भारतीय बाजारों में भी सोने और चांदी में मूव कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, एक इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हम सोने को जब देखते हैं तो हम सिक्लिकल तरीके से यहाँ पर देखते हैं कि हाँ ठीक है, अक्षय तृतीया आ रहा है, अब शादियों का सीजन अब यहाँ पर आ रहा है, अब दोबारा शादियों का सीजन आ रहा है तो सोने की मांग है। लेकिन चांदी एक ऐसी कमोडिटी है जो पूरे साल खपत में रहती है। इन्वेस्टमेंट डिमांड, ज्वेलरी डिमांड, कॉइन्स है, बर्तन है, और इसके साथ साथ इंडस्ट्रियल डिमांड की भी इंपोर्ट्स यहाँ पर काफी ज्यादा है। तो आप कहेंगे चांदी एक फुल पूरे साल की कमोडिटी बनती हुई नजर आ रही है अब? Absolutely, I think this is one of the finest analysis I have ever seen. आपका बहुत ही जजमेंट एकदम सही है। ये पूरे साल की कमोडिटी है, इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड बनी रहती है, ग्रीन एनर्जी में यूज होती है। आजकल मोबाइल टेलीफोन्स वगैरह में भी चांदी का इस्तेमाल होने लगा है।
और ऐसी तमाम चीजें हैं जहां पर अब चांदी यूज होती है। जो गोल्ड ज्वेलरी की डिमांड जब बढ़ती है तो उसमें अलॉय के रूप में भी चांदी को बहुत बड़े पैमाने पर आजकल यूज किया जाता है। तो डेफिनेटली और मैंने कई बार आपके पिछले शो में भी कहा है कि सोने और चांदी को 2023 में कोई भी हल्के में न ले। और मैं इसी चीज को वापस रिपीट करना चाहूंगा। और मेरे ख्याल से अगर आपका शो कोई भी देखता है तो आई हैव बीन कंसिस्टेंटली सेइंग राइट फ्रॉम 50,000 that we are heading towards 63,000 for gold in 2023 and almost 95,000 for silver in 2020। मुझे वो स्टेटमेंट बिल्कुल अच्छे से याद है जहां आपने कहा था कि बिल्कुल हल्के से ना ले, और मुझे याद है हमारे सारे पैनलिस्ट भी उस पर मुस्कुराए थे और हंसे थे कि हाँ सही कह रहे हैं। और एक पहला हफ्ता ही अगर हम 2023 का देखें तो अच्छे खासे रिटर्न्स ऑलरेडी यहां पर है। आपको बता दें कि क्रूड 6% नीचे है, नेचुरल गैस में 12% की गिरावट है, ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में मंदी है, और इंडियन इक्विटी मार्केट्स की बात करें तो क्वार्टर से 0.5% की गिरावट यहां पर भी जनवरी के पहले हफ्ते में देखने को मिली है। लेकिन प्रेशियस मेटल्स में सोना 2% और चांदी 1.5% का ऑलरेडी आपको यहां पर दे चुके हैं। ब्रेक में जाने से पहले प्रीतम आपसे भी जानना चाहेंगे, सोने और चांदी के बीच में आप किसे चूज कर रहे हैं और चांदी में आपके अब यहां पर टारगेट्स क्या हैं? सिल्वर में मेरा बाई का टारगेट है, यदि बाई प्राइस मैंने 70,200 का रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली वंस यूएस मार्केट ओपन्स थोड़ी वॉलेटिलिटी आ सकती है, उस लेवल पे बाई करके चल सकती है। स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 69,800 का, एंड टारगेट प्राइस है 70,700 एंड फिर 71,200 का टारगेट। ऑलराइट, यानी कि खरीदारी यहां पर बरकरार है। और कंप्लीट एनालिसिस आपको हमने कैसे ट्रेड करें और भारतीय बाजारों में अगर आप फिजिकल ज्वेलरी बायर हैं तो कैसे काम करें, वो भी आपको सुरेंद्र जी ने ठीक से समय यहां पर समझाया है। सुरेंद्र जी बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए एज ऑलवेज। एंड यस, आपने वो बहुत सटीक और बहुत ही वेटेज के साथ अब कह दिया है कि सोने चांदी को हल्के में नहीं लेना है, हम नहीं लेने वाले। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, जब लौटेंगे तो बात यहां पर एनर्जी मार्केट्स की करेंगे, क्योंकि यहां पर जोरदार गिरावट है। क्या है रीजंस बताएंगे आपको। आपका स्वागत है और बात अब यहां पर एनर्जी की कर लेते हैं, जहां पर इस साल की शुरुआत में ही हमने अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी है। हमारे साथ एनर्जी एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा हैं। नरेंद्र जी नमस्कार। 6% की गिरावट कच्चे तेल में, 12% की गिरावट नेचुरल गैस में अब तक 2023 में हम देख चुके हैं। कैसे देखते हैं आप ये शुरुआत? ये जो हमने गिरावट देखी, इसकी मुख्य वजह है कि जो जिस तरह की खबरें आई IMF की तरफ से और चाइना से रिपोर्ट जैसी आ रही हैं, उससे बाजार को लग रहा है कि वहाँ डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। चाइना ने कहा कि वो अपना पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट बढ़ाएगा। इसका मतलब हुआ कि अपनी डोमेस्टिक डिमांड जो है उनकी वो कम है, लिहाजा पेट्रोलियम प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। तो मार्केट ये नतीजे में पहुंच रहा है कि डिमांड डिस्ट्रक्शन हो रहा है। बड़ी 3 इकोनॉमी जो है अमेरिका, यूरोप और चाइना की तरफ से, और उनको डर है कि बाकी जगह भी उसका जो है इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाए। लेकिन इसको उल्ट कर लेना कि ये ऐसी स्थिति बनी रहेगी, ये थोड़ा ठीक नहीं होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट अपने को एडजस्ट करेगी। और मुझे लगता है कि ये भी जो है टेम्परेरी होगा। लेकिन इतना जरूर है कि अगर आप कीमतों को थोड़ा देखते हैं 3 महीने के दायरे के अंदर, तो मुझे लगता है 3 महीने का दायरा अगर हम लेकर के चलते हैं तो तेल की कीमतें आप ये वही $80 से लेकर के और $105 पर बैरल के बीच, कभी ऊपर जाएंगी कभी नीचे, कभी गेन होगा, चाइना से पॉजिटिव डेटा आ जाएगा, कभी इंडिया से पॉजिटिव डेटा आ जाएगा, कभी ओपेक अपना गेम प्ले करेगी, तो उसकी ये करती रहेंगी। बहुत ज्यादा गिरावट, बहुत ज्यादा उछाल आएगा आने वाले 3-4 महीने में, ऐसा मुझे नजर नहीं आता। जहां अभी ये लग रहा था कि फरवरी में बहुत जाड़ा पड़ेगा तो गैस की कीमतें ऊपर जाएंगी, तेल की ऊपर जाएंगी, लेकिन नहीं हो रहा। गैस का तो उल्टा ही हो गया। गैस की तो वहां ये स्थिति है कि फरवरी की गैस सस्ती मिल रही है और गर्मियों मतलब मई और जून की जो बुकिंग है वो गैस महंगी मिल रही है। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर में कभी कुछ पता नहीं होता लॉन्ग टर्म, इसीलिए जो है कुछ प्रेडिक्शन करना ठीक नहीं होता है। लेकिन इतना जरूर है, जो अभी जो स्थिति देख रही है उससे मुझे लगता है कि जो कीमतें हैं कि वो जिस रेंज की मैंने भी आपको चर्चा की उसी रेंज में रहनी चाहिए। क्लियरली जिस तरह से हमने आज कैबिनेट में यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर भी यहाँ पर सहमति बनते हुए दिखी है, आपको लगता है बाकी कंट्रीज का रुख यहाँ पर आएगा क्या? उसका कोई इम्पैक्ट कि क्लाइमेट कंट्रोल, 5G, इंफ्रा, ग्रीन रेवोल्यूशन, क्या आप वो सारी नीतियां यहाँ पर अब जोर पकड़ते हुए देखते हैं इस साल में? देखिए, एनर्जी जो है वो 90% पॉलिटिक्स होती है, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो या कन्वेंशनल एनर्जी हो।
अब ग्रीन का हमारे कैबिनेट ने आज फैसला किया, बड़ा कुछ एलोकेशन भी हुए हैं, लेकिन ये सब जो है जिसको हिंदी में बोलते हैं दूर की कौड़ी है। ये सब आप 5-6 साल 7 साल बाद इसका जो एनर्जी मिक्स है और उसका इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी ये सब ये है कि अभी ऑयल एंड गैस, कोल, यही सब इनकी और सोलर, इनकी भूमिका बड़ी रहने वाली है। जहां तक हाइड्रोजन की बात है उसकी भूमिका बढ़ेगी, लेकिन वो सब 6-7 साल के बाद। अभी तो उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो वायबल नहीं है। अभी जितने प्रोजेक्ट है वो पायलट पे चलेंगे, गवर्नमेंट की जितनी स्कीम है वो इंसेंटिव देंगी, लेकिन ये अभी सब बीज बोए जा रहे हैं, अभी तो पौधा शुरू ही नहीं हुआ। तो 6-7 साल बाद हम देखेंगे बाजार पर इसके क्या असर पड़ता है। लेकिन अभी ये आने वाले 4-5 साल ग्रीन एनर्जी जो है वो बाजार को प्रभावित करने लगेगी, वो बिल्कुल नजर नहीं आता। ओके, तो आपको क्या लगता है कि हम पीक डिमांड, पीक सप्लाई फॉसिल फ्यूल्स में देख चुके हैं, या आपको लगता है वो भी अभी देखना बाकी है? नहीं, अभी तो बाकी है। अभी तो देखिए, हम जो है भारत के संदर्भ में देखिए तो आज हम लगभग 5.2 मिलियन बैरल्स प्रतिदिन जो है उसकी खपत है। गैस लगभग 60% इम्पोर्ट कर रहे हैं, गैस की भूमिका बढ़ रही है, तो धीरे धीरे 7% की तरफ जा रही है एनर्जी मिक्स के अंदर। और ये सब बढ़नी है। तेल जो है वो 5.2 से वो तो कम से कम 8 ट्रिलियन जाएगा पर डे, है ना। और दूसरी तरफ गैस, उसकी भूमिका भी बढ़ेगी। कोल की भी जो है खपत और आगे वाले टाइम में बढ़ने वाली है। अगर हमको ग्रोथ रेट 7% रखनी है, 8%, 10% लेनी है तो और ज्यादा बढ़ेगी। रिन्यूएबल भी बढ़ेगा, सोलर भी बढ़ेगा, विंड भी बढ़ेगा, लेकिन कन्वेंशनल एनर्जी वो भी उसी रफ्तार और तेजी से बढ़ेगी। जहां तक हाइड्रोजन की जैसे बात करेंगे, ये फ्यूचर एनर्जी है। ये सब 6-7 साल के बाद बड़ी स्टोरी बनेंगी आपके चैनल पे भी। अभी तो पॉलिसी लेवल पे ही सब काम हो रहा है। पॉइंट टेकन। और अंडर इन्वेस्टमेंट की एक चिंता है जिसका शायद सपोर्ट हम लगातार यहाँ पर कच्चे तेल में बनता हुआ देखेंगे भी, तो वो एक चीज ऑफ कोर्स यहाँ पर बाजार में देखनी होगी। बहुत शुक्रिया एज ऑलवेज नरेंद्र जी साथ में जुड़ने के लिए। हमें मालूम है आप मीटिंग से निकल के आए हैं, बहुत शुक्रिया सीएनबीसी आवाज पर आने के लिए। प्रीतम, आप कैसे देखते हैं क्रूड और नेचुरल गैस में दोनों में ही क्या स्ट्रैटेजीज होगी? दोनों सेल ऑन प्राइसेस, क्रूड यदि 6330 लेवल्स पे आता है वहां पे बेच के चलिए। स्टॉप लॉस लगाइए 6360 का और टारगेट प्राइस रहेगा 6280 का। रही बात नेचुरल गैस का, सेम सेल ऑन राइज अराउंड 350 आता है तो वहां पे बेच के चल सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाइए 356 और टारगेट रहेगा 340। रवि, आपकी क्या टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी? आपको भी ये लगता है कि नियर टर्म में एटलीस्ट यहाँ पर गिरावट जारी रह सकती है? जरूर सर, क्रूड एंड नेचुरल गैस में थोड़ा बहुत लग रहा है कि जो आप बोल रहे थे वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम जो कैपेक्स है वो काफी कम इंडस्ट्री में हो रहा है। जो कोल में दिक्कत आ रही है कि इतनी बड़ी हम कोल से डाइवर्ट होकर क्रूड एंड गैस सोर्सेस में गए थे, तो अभी वहां पे कैपेक्स अभी डाइवर्ट हुआ था, अभी वो कैपेक्स डाइवर्ट होकर इसके यील्ड आ रहे, तो फिर से ग्रीन हाइड्रोजन एंड अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेस में जो इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके सप्लाई की किल्लत रहेगी, बट वो काफी लॉन्ग स्टोरी है। अभी मुझे लग रहा है कि सेल एंड राइज रहना है। पर्टिकुलर डॉलर इंडेक्स भी फिर से रिवर्स हुआ है, एफएमसी मीटिंग के मिनट्स आने हैं, साथ में चाइना में भी कोविड और नो कोविड के बिटवीन पेज फंसा है, तो मुझे लग रहा है कि सेल एंड राइज रहे। पर्टिकुलर क्रूड में 6240 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। अगर प्राइसेस थोड़ा फ्यूचर में 6260-70 के करीब मिले, एक बार बेच के चल रहे हैं 6350 के स्टॉप लॉस के साथ। डाउन साइड मुझे लग रहा है 6100 तक के लेवल आपको क्रूड में देखने को मिल सकते हैं। ऑलराइट, 2.5% की गिरावट यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, 3.5% की गिरावट कच्चे तेल में एमसीएक्स में, और गिरावट की एक्सपेक्टेशन आज के सत्र में और कल भी आपको शायद देखने को मिल पाएगी। लेकिन याद रहे, सोने चांदी में खरीदारी करके जरूर काम करना है, यही एक्सपर्ट्स की राय है। इसी के साथ रुकेंगे, इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। प्रीतम, रवि, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत, ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।